नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करेंगे। इसमें हम मेनली देखेंगे कि सल्तनत काल में मध्य प्रदेश में क्या चल रहा। अब सल्तनत काल, मुगल काल, ये सब क्या है, इसके लिए आपको इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको समझ में पड़ेगा कि सल्तनत काल में कौन कौन से वंश थे, है ना, कौन कौन से शासक थे। उसके बाद मालवा के दो वंश हम पढ़ेंगे, एक खिलजी वंश, गौरी वंश, और एक बाज बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मुगल काल में यानी सन 1526 के बाद जितने मुगल शासक रहे हैं उनके काल में मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था। फिर जो छोटे मोटे अन्य राजवंश हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके पहले मैं आपको चंदेलों के बारे में बता चुका हूँ, परमारों के बारे में बता चुका हूँ, और गुर्जर प्रतिहार और कलचुरी वंश के बारे में बता चुका हूँ। तो उसका मैप मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, परमारों का शासन यहाँ पे मालवा में था, चंदेलों का शासन ये बुंदेलखंड वाले एरिया में था, छतरपुर खजुराहो, और कलचुरियों का शासन कहाँ पे था, ये जबलपुर वाले क्षेत्र में था। ठीक है, ये मैप जब आप समझेंगे तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे राजवंश जाते हैं। सबसे पहले ये चंदेल राजवंश का एरिया खत्म होगा, ठीक है ना, ये एरिया खत्म होगा गुलाम वंश के टाइम में। उसके बाद परमार बचे रहेंगे। परमार का एरिया कब खत्म होगा, जब यहाँ पे खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश जब आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करेगा परमारों के एरिया में, और यहाँ से परमार वंश जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप याद रखिए। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। 1019 में गजनवी का कलिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण हुआ। आपको बता चुका हूँ विद्याधर के बारे में। अकेला ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी को टक्कर दी थी और हारा नहीं था महमूद गजनवी से, है ना। अब ये गौरी वाला कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गुलाम वंश के टाइम में ये जितने भी है लूटपाट वगैरह की ये तो करते ही रहते थे। दो इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट हैं गुलाम वंश के टाइम में। एक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था परमार्दी देव के टाइम में, जो कि चंदेल शासक था, है ना, और कलिंजर, खजुराहो, महोबा इसके पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, एक ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक छहदेव नाम का एक राजपूत सरदार था, उसने इल्तुतमिश को हराया था। उस समय बहुत बड़ी बात थी जब पूरे भारत में इनके आक्रमण चल रहे थे, जितने मुस्लिम आक्रमणकारी थे उस समय किसी एक राजपूत द्वारा इनको हराना बहुत बड़ी बात थी। तो छहदेव नाम के राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को हराया था, एक ये। और दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब हमला किया था चंदेलों पे, है ना, दिखाता हूँ, ये चंदेलों पे, ये गुलाम वंश आ गया। देखिए चंदेल गायब हो गए ना, चंदेल कलचुरी दोनों गायब हो गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे चंदेलों पे हमला किया था, परमार्दी देव शासक था, और कलिंजर, खजुराहो और महोबे पर कब्जा कर लिया था। छहदेव राजपूत ने इल्तुतमिश को हराया था। उसके अलावा इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर लूटा था। इनका कुछ काम धंधा नहीं था। ये जितने 1206 से लेके 1526 के बाद वाले मुगल और सल्तनत वाले थे, इनने ही बस यही किया, मंदिर वगैरह लूटे हैं, तोड़फोड़ वगैरह मचाई है। आगे भी आपको जैसे 64 योगिनी मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, जबलपुर का जो मंदिर है, आपको विस्तार से अगर इसके बारे में थोड़ा देखना हो अपनी आंखों के सामने से, तो कभी जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर में जाके देखिएगा। 64 की 64 मूर्तियों में एक भी मूर्ति आपको साबुत नहीं मिलेगी, सारी कटी हुई है, तलवार मार के तोड़ी गई, है ना। अभी गुलाम वंश में इतने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं खिलजी वंश। अब खिलजी वंश में मैंने आपको क्या बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का जो शासक था महलक देव, इसके ऊपर हमला किया था और इसके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था और मांडू पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, दो चीजें याद रखेंगे। एक, खिलजी वंश जब आया तो उसने परमार वंश को समाप्त किया, और इसके पहले जब ये गुलाम वंश चल रहा था तो उसने चंदेल वंश को समाप्त किया। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब एक फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण कराया। ये जनरल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दो किले आप याद रखेंगे मेनली, एक मंदसौर का किला और एक धार का किला। मंदसौर के किले का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, और धार के किले का निर्माण किसने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। दो में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था, और धार के किले का निर्माण किसने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ठीक, पीडीएफ थोड़ी छोटी लग रही है क्या, इसको बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, हाँ। अब मंदसौर के किले में एक तापेश्वर महादेव मंदिर है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि तापेश्वर महादेव मंदिर कौन से किले में है, तो कौन से किले में है, मंदसौर के किले में है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं तुगलक वंश के शासन में मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने धार में किले का निर्माण कराया, नंबर 1।
नंबर 2, खरबूजा महल कहाँ पे है? ये व्यापम के कई सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है। खरबूजा महल कहाँ पे है? तो ये धार के किले में इसका निर्माण है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन वाला वीडियो डला हुआ है MPPSC यूनिट 1 का पार्ट बी का, मध्य प्रदेश में पर्यटन संस्कृति वगैरह, उसमें मैंने जितने किले वगैरह हैं उनके बारे में डिटेल में बताया है। तो ये पर्यटन वाला जितना भी है, मांडू हो गया, किले वगैरह हो गए, ये सब मैंने उसमें डिटेल में बताया है। तो वहां पे आप थोड़ा उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। चैनल पे आप जाएंगे तो ये वाला जो वीडियो मिलेगा ना, मध्य प्रदेश का पर्यटन, कला, संस्कृति और साहित्य, ये वाला वीडियो देखिएगा। तो इसमें आपको जितने किले हो गए और मांडू में भी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा, और नोट्स के साथ है ये वाला वीडियो। तो इसको एक बार इस वीडियो को मतलब देखने के बाद इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब वापस से आते हैं अपने नोट्स में। तो एक धार का किला वाला बता दिया, खरबूजा महल, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट याद रखिए कि फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था मोहम्मद शाह, उसने दिलावर खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। अब यही मालवा का सूबेदार जो नियुक्त हुआ है ना, दिलावर खान, यही मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करेगा, ठीक है। मालवा के गौरी वंश की स्थापना करेगा ये, और यही आगे चलकर बनेगा दिलावर खान गौरी, है ना, याद रखिएगा। किसने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह ने, है ना। मोहम्मद शाह ने दिलावर खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक। अब लोधी वंश के टाइम में क्या चल रहा था? यहाँ पे लोधी वंश के टाइम में एक आपके सिकंदर लोधी थे। सिकंदर लोधी ने तोमर शासक मान सिंह को हराया था। तोमर वंश के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मान सिंह जो थे ये बहुत बड़े संगीतज्ञ, संगीत विशेषज्ञ थे, है ना। और गुजरी महल के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अभी याद रखिए, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में तोमर वंश का शासन था। तो सिकंदर लोधी ने आक्रमण किया ग्वालियर पे और तोमर शासक मान सिंह को हराया, और मान सिंह की इस युद्ध में मृत्यु भी हो गई। मान सिंह के बाद इनके पुत्र जो थे विक्रमजीत सिंह गद्दी में बैठे। तो इब्राहिम लोधी ने तब इन पर आक्रमण किया और विक्रमजीत को हराया। बाद में जब पानीपत का युद्ध होता है, उस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ दिया था विक्रमजीत ने, और दोनों की ही मृत्यु हो गई थी। जब बाबर ने हराया था तो इब्राहिम लोधी की भी मृत्यु हो गई थी पानीपत के युद्ध में, और विक्रमजीत की भी मृत्यु हो गई थी पानीपत के युद्ध में, ठीक है। फिर आगे तोमर वंश में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अभी आप ये याद रखिए क्या, दिलावर खां, क्योंकि यही दिलावर खां आगे चल के बनेगा दिलावर खान गौरी, और मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करेगा दिलावर खान गौरी के नाम पे, है ना। नियुक्त किसने किया था? मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। कौन से वंश का था ये? तुगलक वंश का था, ठीक है। ये आ जाते हैं मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य। अब ये काम के फैक्ट नहीं है, ये दो काम के फैक्ट हैं। क्या? एक तो फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन खां को दिलावर खां की उपाधि दी, ठीक है। दिलावर खान का ओरिजिनल नाम जो था वो हुसैन खान था। उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और मालवा का सूबेदार किसने नियुक्त किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड या मोहम्मद शाह ने, ठीक है। ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं मालवा का गौरी वंश। देखिए, मालवा में दो वंशों ने शासन किया स्वतंत्र मुस्लिम वंश की अगर बात करें, एक गौरी वंश, एक खिलजी वंश, है ना। गौरी वंश में 3 शासक हुए, एक दिलावर खान गौरी, हुशंग शाह गौरी और मोहम्मद शाह गौरी। आखिरी का जो शासक था मोहम्मद शाह गौरी, इसकी जहर देकर हत्या कर दी गई, ठीक है। किसने की? आपको नाम बताता हूं उसका, ये महमूद खिलजी ने, ठीक है। ये महमूद खिलजी ने क्या किया? मोहम्मद शाह गौरी की जहर देकर हत्या कर दी, और उसके बाद मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। ये खिलजी वंश अलग है, वो खिलजी वंश अलग है। भारत के जो ऊपर अलाउद्दीन खिलजी वाला वंश है ना, वो दूसरा खिलजी वंश है। ये मालवा के खिलजी वंश की बात कर रहे हैं, सरनेम दोनों का सेम है ना। तो पहले वंश की बात करते हैं मालवा के गौरी वंश की। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बता दूं जो एग्जाम में होता है। जब मालवा का गौरी वंश आप पढ़ेंगे और मालवा का खिलजी वंश पढ़ेंगे, तो जितने शासक हुए हैं, दिलावर खान गौरी, इसने कुछ चीजें बनवाई, है ना, कोई महल बनवाया, कुछ भी चीज बनवाई। हुशंग शाह गौरी ने कुछ बनवाया, मोहम्मद शाह गौरी ने कुछ बनवाया। इसके बाद जब खिलजी वंश में आएंगे, मालवा का खिलजी वंश में, महमूद खिलजी ने कुछ चीजें बनवाई मांडू में, गयासुद्दीन खिलजी ने कुछ चीजें बनवाई, नासिरुद्दीन नादिर शाह ने कुछ बनवाया, महमूद खिलजी सेकंड ने कुछ बनवाया। तो आपको क्या करना है, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। एक अलग से पेज लेना है और इन शासकों को लाइन से जमा के इन्होंने जो जो कुछ बनवाया है साइड में आपको लिख लेना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि जहाज महल किसने बनवाया, या चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, या हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था, या फलाने का मकबरा का निर्माण किसने कराया था ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए आपको याद हो, ताकि बाद में आप ये ना बोले ना कि बनते हुए क्वेश्चन
नहीं बने। बनते हुए क्वेश्चन इसलिए आप गलत लगा दो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे जब आगे और पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आपको अपनी तरफ से ये काम करना है। लाइन से इन शासकों का नाम लिखना है, पहले शुरू के ये 3 शासकों का नाम, इन 3 के नाम लिखना है शुरू से, है ना, और उसके बाद इन 4 के नाम लिखना है, और इन सब के सामने इन्होंने जो जो बनवाया है उनके नाम लिखने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या क्या बनवाया ना, ये अपनी तरफ से काम कीजिएगा। बाद में मत बोलना कि सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे जब एग्जाम देने जाओगे, तो आप सही का गलत आंसर लगा के आ जाओगे। ठीक, अब स्टार्ट कर जाते हैं। मालवा का गौरी वंश, संस्थापक दिलावर खान गौरी था, राजधानी इसकी धार थी। तो पहले राजधानी धार थी, बाद में धार से राजधानी कहाँ चली गई, मांडू चली गई। ठीक है, इसके पुत्र का नाम क्या था, हुशंग शाह। हुशंग शाह ये इंपॉर्टेंट शासक है, हुशंग शाह। और हुशंग शाह का जो ओरिजिनल नाम था वो था अल्प खान। ये आता है एग्जाम में कि अल्प खां किसका नाम था, अल्प खां या अलप खां किसका नाम था, तो ये हुशंग शाह का नाम था, जो कि दिलावर खान गौरी के का पुत्र था ये हुशंग शाह। ठीक है, वास्तविक नाम अल्प खां, इसमें स्टार लगा लेना। इसने राजधानी को धार से मांडू स्थानांतरित कर दिया। पहले राजधानी धार थी और बाद में मांडू चली गई। अब ये जो फैक्ट लिखा है कि मांडू का किला, इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं श्योर नहीं हूं, तो आप लोग हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब में इसको देखिएगा कि उसमें मांडू के किले का निर्माण क्या बताया है ना। जो भी बताया हो वो अपने नोट्स में आप ऐड कीजिएगा, और जिसने पढ़ लिया हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या लिखा हुआ वहां पे। इसको मैं पीडीएफ में एडिट कर दूंगा, क्योंकि मैं इसकी गारंटी मैं भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है इसको, है ना। तो फिर से बोल रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिएगा कि मांडू का किला किसने बनवाया था। मांडू के किले में ही दिल्ली दरवाजा है, ये फैक्ट लिख दिया। अब ये याद रखिए, हिंडोला महल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया। ठीक है, नंबर 1 मैंने आपको भी जो बताया ना कि लाइन से आपको शासकों के नाम लिखने हैं और उन्होंने क्या क्या बनवाया वो अलग से पेज पे लिखना है। तो ये पहला शासक आपका हुशंग शाह लिखेंगे, उसके सामने क्या लिखेंगे, हिंडोला महल और होशंगाबाद, ये 2 चीज लिखेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हिंडोला महल, दिखाते चलता हूँ साथ साथ में सारी चीजें कैसे दिखती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिंडोला महल, ये है आपके सामने हिंडोला महल। अब हिंडोला महल इसको क्यों बोलते हैं, हिंडोला का नॉर्मल आप मीनिंग क्या लेते हैं, झूला या झूलने वाला या झूलता हुआ प्रतीत होना, है ना। अब इसको हिंडोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दीवार है ना इसकी, ये लगभग 77 डिग्रीज ऐसे झुकी हुई है। तो ऐसा लगता है कि जब मतलब हवा चलने के कारण ये थोड़ा ऐसा झुक गया है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झूलता हुआ लग रहा है ना। सीधे खड़ी दीवार नहीं है, ऐसे टेढ़ी दीवार है, इसलिए इसको क्या कहा गया, हिंडोला महल कहा गया। ठीक है, या झूला महल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वापस से पीडीएफ पे आते हैं। हिंडोला महल, होशंग शाह के सामने क्या लिखेंगे, हिंडोला महल और होशंगाबाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है, मध्य प्रदेश का ताजमहल इसे कहा जाता है, और सफेद संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत है। और बनाया इसने किसे था, महमूद खिलजी ने। ये वही महमूद खिलजी है जिसने हत्या की थी किसकी, मोहम्मद गौरी की, यानी तीसरा जो शासक था इसकी हत्या की थी, है ना। नंबर 1 फैक्ट क्या है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है, मांडू में स्थित है। सफेद संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत है, और इसका निर्माण किसने कराया था, महमूद खिलजी ने कराया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि होशंग शाह का मकबरा कैसा दिखता है। ये आपके सामने ही है होशंग शाह का मकबरा। ठीक, सफेद संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है, मध्य प्रदेश का ताजमहल इसे कहते हैं, और इसका निर्माण किसने कराया, महमूद खिलजी ने। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। ठीक, तीसरा शासक है वो कुछ खास नहीं है, मोहम्मद गौरी। वास्तविक नाम इसका था गजनी खान, और वजीर महमूद खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, अब महमूद खिलजी ने इसकी हत्या करके मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली, दूसरा वंश है। इसके टोटल 4 शासक हुए, महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन नादिर शाह और महमूद खिलजी सेकंड। अब महमूद खिलजी में क्या इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ के जो राणा कुंभा थे राजस्थान में उस समय जिनका शासन चल रहा था, राणा कुंभा, उसके साथ महमूद खिलजी का युद्ध हुआ था। राणा कुंभा के साथ महमूद खिलजी का युद्ध हुआ था, और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था। राणा कुंभा ने कहा कि हम जीते, और महमूद खिलजी ने कहा कि हम जीते, और दोनों ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक एक स्मारक बनवाया। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के में जो चित्तौड़गढ़ का किला है वहां पे एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया, और महमूद खिलजी ने मांडू में अपनी जीत के उपलक्ष्य में 7 मंजिला एक भवन का निर्माण कराया। हालांकि मेरे हिसाब से महमूद खिलजी जीता बीता नहीं होगा, राणा कुंभा से जीतने की औकात मुझे नहीं लगता कि थी। तो मैं आपको विजय स्तंभ दिखा देता हूं कि विजय स्तंभ कैसा बना हुआ है। यह है विजय स्तंभ, और सारंगपुर की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ सारंगपुर हुआ था। ठीक है, महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में, और राणा कुंभा ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में यह बनवाया था विजय
स्तंभ, ये देखिए, ये है ना, ये इतनी बड़ी इमारत, ये देखिए कितने छोटे आदमी लग रहे हैं यहाँ पे, ये बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, अब वापस से आते हैं। अब महमूद खिलजी ने कौन कौन सी चीजें बनवाई? महमूद खिलजी ने एक मांडू में हुशंग शाह का मकबरा, और दूसरा अशरफी महल मस्जिद। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, महमूद खिलजी के सामने, महमूद खिलजी का नाम लिखेंगे, उसके सामने क्या लिखेंगे? नंबर 1 मांडू में हुशंग शाह का मकबरा बनाया, और दूसरा क्या बनवाया इसने? अशरफी महल बनाया। ठीक है, और हुशंग शाह द्वारा प्रारंभिक जामा मस्जिद के कार्य को पूरा कराया। अब मैं अशरफी महल आपको दिखा देता हूं जिसका निर्माण महमूद खिलजी ने कराया। ये है अशरफी महल मांडू में। अब इसकी कहानी बड़ी अजीब है। इनकी रानियां जो थी उनका वजन थोड़ा बढ़ रहा था, है ना, तो मोटी ताजी हो रही थी, तो उनके वजन को कम करने के लिए उसने क्या किया, ये अशरफी महल बनवाया। और अशरफी नाम कुछ इस तरह उससे पड़ा कि ये जो सीढ़ियां थी ना, रानी को बोला था कि आपको सीढ़ियां चढ़नी है और उतरनी है, और हर एक सीढ़ी चढ़ने पे आपको एक अशरफी दी जाएगी। तो रानी जितनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ती थी, जैसे मान लो ऊपर से नीचे तक ये मान लो फॉर एग्जांपल 20 सीढ़ियां, तो एक बार रानी ने ऊपर चढ़ा और नीचे उतरा, टोटल कितनी हुई? 40 सीढ़ियां, तो 40 अशरफी मिलती थी रानी को। दूसरी रानी आई, वो भी चढ़ी और उतरी, टोटल 40 सीढ़ियां हुई, तो 40 अशरफी मिली। तो ऐसे अशरफी देता था चढ़ने उतरने के लिए, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? अशरफी महल पड़ गया। ठीक है, ये हो गया आपका अशरफी महल। अब आ जाते हैं, दूसरा शासक था इसका गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी आप नाम लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे क्या? चंपा बावड़ी और जहाज महल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाज महल का निर्माण किसने कराया? ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, और लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। नासिरुद्दीन शाह किसी ने लगा दिया, महमूद खिलजी लगा दिया, गयासुद्दीन खिलजी लगा दिया। इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि एक अलग से पेज लेके शासकों का नाम लिखना है मालवा के, और सामने लिखना है उन्होंने क्या क्या बनवाया। तो गयासुद्दीन खिलजी ने एक चंपा बावड़ी का निर्माण कराया और एक जहाज महल का निर्माण कराया। अब मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, चंपा बावड़ी भी दिखा देता हूँ और जहाज महल भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट वेट करना। ये है चंपा बावड़ी, मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ चंपा बावड़ी का। ये वीडियो मैंने बफरिंग पे लगाया था, ध्यान से देखो। अभी ये कुआं आपको दिखाएगा, ये है कुआं। अब ये नीचे झांकेगा, अबे जल्दी करना। ये है बावड़ी, समझे बावड़ों? ये नहाने के काम आती थी, है ना, चंपा बावड़ी। अब इसका नाम चंपा बावड़ी क्यों पड़ा? चंपा बावड़ी इसका नाम इसलिए पड़ा, ये नीचे कुआं है, ये कुआं है ना, चंपा बावड़ी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार चंपा के फूलों की सुगंध होती थी ना, उसी प्रकार यहाँ के पानी से सुगंध आती थी, इसलिए इस बावड़ी का नाम क्या रख दिया? चंपा बावड़ी रख दिया। दूसरा क्या बनवाया उसने? जहाज महल बनवाया। अब जहाज महल आपको दिखा देते हैं, मांडू का प्रसिद्ध जहाज महल। कहाँ गया भाई जहाज महल? 1 मिनट, इमेजेस में क्लिक करता हूँ। ये जहाज महल, कोई सी एक फोटो। अब जहाज महल क्यों बोलते हैं इसको? जहाज महल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आजू बाजू में 2 तालाब हैं, एक साइड एक तालाब है और दूसरे साइड एक तालाब है, तो पानी के बीच में खड़ा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जहाज महल कहते हैं ना। जहाज की तरह, जिस तरह जहाज पानी में खड़ा दिखाई देता है, उसी प्रकार ये जब थोड़ा दूर से देखो तो 2 तालाब का पानी, जब पानी एकदम तालाब में फुल भरा हो और बीच में ये महल दिखाई देता है खड़ा हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जहाज महल कहते हैं, है ना। ठीक है, जहाज महल, गयासुद्दीन खिलजी, चंपा बावड़ी और जहाज महल का निर्माण मूलतः राजा भोज के दौरान। क्या पता राजा भोज ने ही जहाज महल बनाया हो और इसने आके थोड़ा सा लीपापोती कर दी हो, है ना। ऐसे काम तो करते ही रहते हैं ये लोग। उसके बाद नासिरुद्दीन नासिर शाह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आखिरी शासक जो है महमूद शाह। महमूद शाह का अन्य नाम क्या है? महमूद खिलजी सेकंड। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रायचंद्र पुरलिया को इसने मेदिनी राय की उपाधि दी थी। चंदेरी के एक शासक थे, उनका नाम था रायचंद्र पुरलिया, और उसे रायचंद्र पुरलिया को महमूद शाह ने मेदिनी राय की उपाधि दी थी। ये मेदिनी राय वही है जिनका बाबर के साथ युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध, है ना। बाबर के साथ एक चंदेरी का युद्ध जिन मेदिनी राय के साथ हुआ था वो यही थे, और इन्हें मेदिनी राय की उपाधि मिली थी। किसने दी थी? ये महमूद खिलजी सेकंड या महमूद शाह जिसे कहते हैं। बाद में बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे, उन्होंने मालवा पे आक्रमण किया और इनको नेस्तनाबूद किया,
महमूद खिलजी सेकंड को और मालवा को अपने उस शासन में मिला लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो खिलजी वंश था वो निपट गया, मालवा का खिलजी वंश। ठीक है, अब एक अन्य शासक आता है बाज बहादुर। अभी कुछ खास वीर उर नहीं थे ये बाज बहादुर, इनका बस एक ही काम था, संगीत सुनना और यहाँ वहां घूमना। मैप से आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मालवा है। ठीक है, अकबर का शासन उस समय बढ़ता जा रहा था, तो ये जो मालवा का पार्ट था तब तक यहाँ बाज बहादुर आ चुका था, है ना, वो मैंने आपको बताया, वो खिलजी वंश समाप्त हो गया। यहाँ बाज बहादुर आ चुका था और यहाँ रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। तो ये बाज बहादुर ने कई बार ये यहाँ पे रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन ये हार गया, ये जीत नहीं पाया। ठीक है, रानी से। उसके बाद क्या हुआ, जब अकबर ने मालवा पे आक्रमण किया और बाज बहादुर हार गया और बाज बहादुर की मृत्यु हो गई, और बाज बहादुर की एक रानी थी रानी रूपमती, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो मुगल साम्राज्य की सीमा टकराने लगी किससे, गोंडवाना राज्य से। और उस समय गोंडवाना में राज कर रही थी रानी दुर्गावती। अब रानी दुर्गावती के काल में गोंडवाना राज्य अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो अकबर को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि किस तरह एक महिला का जो राज्य है वो हमारे सामने इतनी समृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो अकबर की आंख की किरकिरी बना हुआ था ये गोंडवाना राज्य। ठीक है, उसके बाद इसने गोंडवाना पे आक्रमण किया, उसके बाद युद्ध हुआ, फिर जो भी वो युद्ध था, नरई घाटी का युद्ध था, वो आगे मैंने गोंडवाना राज्य में आपको बताया है। ठीक है, अब ये मालवा पे आ जाते हैं बाज बहादुर पे। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि कई बार रानी दुर्गावती से हारा था। राजधानी इसने बनाई सारंगपुर, जो कि राजगढ़ में थी। विवाह इनका हुआ रानी रूपमती से। अब ऐसा हुआ था कि एक समय बाज बहादुर निकल रहे थे रास्ते में, तो रूपमती जी कहीं पे गाना गा रही थी, तो गाने पे मोहित हो गया और उसने बोला कि आप हमसे विवाह कर लें, तो विवाह कर लिया था। और भी कहानी है, वो काम की नहीं है। रानी रूपमती से इनकी शादी हुई, ये काम का है। उसके बाद सारंगपुर का युद्ध हुआ सन 1561 में, 1561 में। 1561 में अकबर का जो सेनापति था आदम खान, तो आदम खान ने मालवा पे आक्रमण किया और बाज बहादुर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब रानी रूपमती को ये पता चला कि बाज बहादुर की मृत्यु हो चुकी है और जो मुगल सेनापति आदम खान है वो आ रहा। अब आदम खान जो था ना, वो उस समय बहुत क्या कहते हैं कि कुख्यात था। आदम खान जो था बहुत कुख्यात था कि ये बहुत अत्याचार किया करता था। और उस समय जो सल्तनत काल से चला आ रहा था, यानी कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण से ही चला आ रहा था, जब मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुस्लिम आक्रमण होता था, तो उस समय होता क्या था कि जो राज्य हार जाता था उस राज्य की स्त्रियों को ये लोग पकड़ लिया करते थे और उन्हें बाजारों में जाके बेचा करते थे। जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह के बाजारों में स्त्रियों को बेचा करते थे। और बाद में जब सल्तनत काल आया, सल्तनत काल में जितने भी युद्ध हुए और युद्ध में जब इन्होंने जीत हासिल की, तो ये ऐसा करते थे, जो हारा हुआ राज्य था वहां की स्त्रियों को उठा लेते थे और अपने हरम में डाल दिया करते थे। और हरम में बहुत सारी स्त्रियां गुलाम बन के रहती थी और उनसे मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो रानी रूपमती को ये डर था कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए, उनको पकड़ के कहीं पे मुगल शासक अकबर के हरम में ना डाल दिया जाए। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। एक ऐसा कहा जाता है कि हीरे की अंगूठी उन्होंने पहनी थी और उस हीरे को चाट लिया या खा लिया, शुद्ध हीरा था, और रानी रूपमती की वहां पे मृत्यु हो गई। ठीक है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र कहाँ पे बनी है, सारंगपुर में बनी है, अकबर ने बनवाई थी। और उस कब्र पे रानी रूपमती के कब्र पे लिखा है शहीद वफा, और बाज बहादुर की कब्र पे क्या लिखा है, आशिके सादिक लिखा हुआ है ना। तो इतना था ये आपका मध्यकाल का। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या, मुगल काल देखेंगे। उसके बाद उसमें फारूकी वंश देखेंगे, निमाड़ का फारूकी वंश था, और ग्वालियर का तोमर वंश जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ना। अब एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको मिलते हैं तो इसमें आप ऐड कर लेना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो से आपकी हेल्प हुई। अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।